हेलो फ्रेंड्स, एग्रीजोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज मैं आपके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से जो कॉम्परेटिव अपने टॉपिक्स रहते हैं, जो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं और इनसे एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ नवीनतम आंकड़े भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। देखिए, ज़्यादा आंकड़ों के फेर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आजकल आंकड़ों का क्वेश्चन ज़्यादातर आपको स्कीम्स कब चालू हुई इनके बारे में पूछ लिया जाता है। स्कीम्स में किसका कितना रेशो रहता है सरकार का, और इन टॉपिक्स में से जो मैं आज इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ, इन टॉपिक्स में से ज़्यादातर आजकल क्वेश्चन, आजकल एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इनके अंदर से रहता है क्वेश्चंस का जो आपका रेशो रहता है वो अच्छा क्वेश्चन रेशो रहता है। ये जनरल टॉपिक है, जनरल एग्रीकल्चर का वीडियो है, आप इसको अच्छे से रीडिंग मारिएगा। अभी आपके पास 10 डेज है। 10 डेज के अंदर आपने बहुत ही अच्छी तैयारी की है। इन 10 डेज का यूटिलाइज कर लीजिए। बस आप इन 10 डेज में आपको जितना भी सिलेबस है आपका, उसका रिवीजन मार दीजिए एक बार। ये रिवीजन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा, क्योंकि आपने जो तैयारी की है उसको दिमाग में फिट बिठाने के लिए या इसका रिवाइव रखने के लिए इसको आपको 10 डेज में रिवीजन मारना है। तो इनके अंदर आप रिवाइज कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, डन योर बेस्ट। आपका सिलेक्शन जरूर होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। एग्ज़ाम हैंडल करने का आपने अच्छे से तरीका अपनाओगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कोई नहीं रोक सकता है, इतना कंपटीशन भी नहीं है। बस आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत रखिए। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहे तो ग्रुप अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में कुछ गैसेज होती है। ये गैसेज क्या करती है? वायुमंडलीय तापमान को सामान्य की तुलना में बढ़ा देती है, क्योंकि इन गैसों के अंदर ताप ग्रहण करने की क्षमता होती है और इनके कण होते हैं, ताप ग्रहण करके गर्म हो जाते हैं और धरातलीय तापमान है वो बढ़ा देते हैं सामान्य की तुलना में। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मुख्य गैसेज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद में मीथेन गैस होती है, उसके बाद में CFC होती है और नाइट्रस के ऑक्साइड होते हैं। जो मीथेन गैस होती है उसका मुख्य स्रोत धान का खेत होता है। धान के खेतों से अगर 1 हेक्टेयर का धान का खेत है तो 55 टन तक अपने मीथेन उत्सर्जित कर देता है। उसके बाद में CFC होती है, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ओजोन भी पाई जाती है और जल वाष्प भी इसके अंदर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनका क्रम पूछ लिया जाता है कई बार इनका रेशो पूछ लिया जाता है। तो इससे संबंधित आपको अगर रिलेटेड टॉपिक मिले तो कहीं से भी इसका आप अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर अपने दूसरा देखें तो दूसरा होता है, देखिए, अम्लीय वर्षा। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसमें कृषि का योगदान 29% तक होता है, क्योंकि मीथेन गैसेज सबसे ज़्यादा धान के खेतों से स्रावित की जाती है, इमिशन होती है। अम्लीय वर्षा देखिए क्या होती है? जब अपने औद्योगिक इकाइयों से धुआं निकलता है तो धुएं में, या अपने परिवहन के जो साधन होते हैं उनसे धुआं निकलता है, उनके अंदर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और नाइट्रस के ऑक्साइड होते हैं, जैसे N2 हो गया, NO हो गया, NO3 हो गया नाइट्रेट के रूप में। तो इन सभी का जल के साथ क्रिया होती है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं, साथ में HCl भी का भी निर्माण कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा 60% तक इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड भूमि पर आता है तो भूमि को अम्लीय बना देता है, इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। ये एसिडिक रेन होती है। एसिडिक रेन से क्वेश्चंस क्या आते हैं? एसिडिक रेन से कई बार, बहुत बार पूछा जाता है कि एसिडिक रेन होती है उसमें अपने को कौन कौन सी गैसेस नुकसान पहुंचाती है। तो आप याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड मेनली ये गैसेस नुकसान पहुंचाती है और ये जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है। तो देखिए, सामान्य वर्षा का pH मान होता है जल का वो 5.6 होता है, परंतु अम्लीय वर्षा का 4.5 से कम हो जाता है, 4.2 से 4.3 के करीब रहता है। ये अम्लीय वर्षा का pH मान 4.5 से कम हो जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिए, आपको मैं एक बात पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी प्रकार का टॉपिक नहीं मिलेगा। जो टॉपिक मेरे को ऐसा लगा कि इसमें कन्फ्यूज़न रहता है और इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, उन क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आप अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि के साथ वानिकी की कृषि करना। इसमें
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से एग्री सिल्वीकल्चर है, तो उसमें एग्रो का मतलब होगा फसल, सिल्वी का मतलब होगा वन, पास्चुरल का मतलब होगा चारागाह है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल। अब अगर ये आपको याद है, ये तीनों चीज़ें जितनी भी हैं, अगर ये आपको याद हैं तो आप किसी भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया एग्री सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं, तो एग्री सिल्वीकल्चर फसल के साथ, सिल्वी का मतलब यहाँ पर वन हो गया, कल्चर का मतलब या अपने वन के बारे में अगर अपने देखें तो ज़्यादातर फॉरेस्ट्री के अंदर वनों का उपयोग ईंधन के पेड़ लगाने के लिए करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। एग्री सिल्वीकल्चर फसल प्लस ईंधन के पेड़ या वन, जैसे आलू या पॉपुलर अपने लगा देते हैं, तो इसे एग्री सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगर पूछ ले कि एग्रो हॉर्टिकल्चर, तो फसलें प्लस फल वृक्ष, जैसे मसूर प्लस आंवला लगा दिया तो इसे एग्रो हॉर्टिकल्चर कहेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दे कि एग्रो सिल्वी पास्चुरल, तो ये क्या होता है कि, तो एग्रो का मतलब फसल, सिल्वी का मतलब पेड़, पास्चुरल का मतलब चारागाह है, और चारागाह है किसके लिए, अपने पशुपालन के लिए करते हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में अगर आपको कह दे कि निम्न में से फसल, फल, ईंधन के पेड़ अगर उगाए गए हैं तो उसे किस प्रकार के अपने एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर रखेंगे, तो एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर के अंदर रखेंगे। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले सिल्वी पास्चुरल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा पेड़, चारागाह प्लस पशु प्रणाली अगर अपना रहे हैं तो उसे एग्रो सिल्वी पास्चुरल कहेंगे। तो ये आप थोड़ा सा रीडिंग मार लीजिएगा इसका। उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से वन का जो क्षेत्रफल है, वो कई बार इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए वन का क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, राजस्थान में उदयपुर के अंदर है, और सबसे कम कहाँ पर है, चूरू में है। अगर 1% की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम है वो जोधपुर के अंदर है। आगे देखिए मौसम भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं। मौसम भविष्यवाणी क्या होती है कि जब किसानों को किसी भी प्रतिकूल मौसम की पहले ही सूचना दे दी जाए तो किसान उनका अच्छे से प्रबंध कर लेता है, जिससे फसलें हैं वो प्रतिकूल मौसम से बच जाती है। जैसे पाला पड़ना है तो उसे पहले बता दिया जाता है ताकि किसान सिंचाई कर दें या उसमें अपने सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव कर देते 0.1%। तो देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के अंदर है, पहले पुणे में था, अभी इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थापित कर दिया गया है, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद में राष्ट्रीय केंद्र मध्यम अवधि भविष्यवाणी का है, जो राष्ट्रीय केंद्र वो भी नई दिल्ली के अंदर है। तो मौसम की भविष्यवाणी है वो लघु अवधि के लिए 1 से 3 दिन की होती है या 72 घंटों के लिए की जाती है इसको, और अगर अपने देखें मध्यम अवधि की तो 3 से 10 दिनों के लिए करते हैं, और दीर्घ अवधि की 10 दिन से अधिक दिनों के लिए अपने करते हैं। इसमें क्रॉप पैटर्न को निर्धारित किया जाता है। क्रॉप पैटर्न क्या होता है? क्रॉप पैटर्न एक बहुत ही बड़े विस्तृत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा अपनाया गया फसल चक्र ही क्रॉप पैटर्न होता है, सीपी। अगर क्रॉप पैटर्न का मैनेजमेंट अगर कर दिया जाता है तो वो क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर आ जाता है, या फार्मिंग सिस्टम के अंदर, क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर आ जाता है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो देखिए कृषि जलवायु खंड आपसे पूछे जाते हैं। कृषि जलवायु खंड होते हैं वो योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1951 के अंदर, और योजना आयोग ने क्या किया था, योजना आयोग ने 15 कृषि जलवायु खंड को भारत को बांटा था, और राजस्थान है वो उसके 14वें खंड के अंदर आता है। उसके बाद में अगर अपने देखें आईसीआर क्या कहता है, आईसीआर कहता है कि 120 आईसीआर के अनुसार 120 कृषि जलवायु खंड हैं। उसके बाद में कृषि पारिस्थितिकी खंड की बात करें तो 20 नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर सुझाता है, और 8 कहता है आईसीआर। याद रखिएगा कृषि जलवायु खंड योजना आयोग के अनुसार 15 हैं, आईसीआर के अनुसार 120 हैं। इन 15 में से राजस्थान 14वें खंड के अंतर्गत आता है। कृषि पारिस्थितिकी खंड की बात करें तो एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के लिए अनुसार नागपुर के अनुसार 20 हैं, और आईसीआर के अनुसार 8 हैं। इनका आप अच्छे से रीडिंग मारिएगा। उसके बाद में अगर अपने देखें तो एक होता है पौधों के लिए, जो भूमि में पौधे उगते हैं, किसी फसल के लिए एक तापमान की ज़रूरत होती है, निश्चित तापमान पर निश्चित जलवायु में ही पौधे पनप पाते हैं। तो अगर फसल को न्यूनतम तापमान चाहिए तो उसे न्यूनतम कहते हैं। अधिकतम तापमान अगर
इससे ज़्यादा वो नहीं सहन कर सकता है तो वो उसे अधिकतम कहते हैं। उपयुक्त तापमान इनका एवरेज होता है, को संयुक्त रूप से कार्डिनल तापमान कहते हैं, संयोजक तापमान कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी फसल के न्यूनतम, अधिकतम व उपयुक्त मान को कार्डिनल तापमान कहा जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए, धान के लिए कार्डिनल तापमान की अगर बात करें तो धान के लिए न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और उपयुक्त जो होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में गेहूं के लिए अगर बात करें तो न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस होता है। उपयुक्त होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में वही चीज़ मक्का के अंदर देखें तो न्यूनतम तापमान मक्का के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो सर्वाधिक उपयुक्त तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस इनके लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, अब अपने बात करें वाटरशेड मैनेजमेंट की। देखिए, वाटरशेड होता क्या है। वाटरशेड अगर बहुत ही बड़े विस्तृत क्षेत्र की एक जल निकास की विधि होती है, और वाटरशेड मैनेजमेंट अगर अपने ड्राई फार्मिंग कर रहे हैं तो उनके अंदर अपनाया जाता है। जैसे एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में वर्षा जल को जब संग्रहित करके या वर्षा जल को अपने एक बिंदु से निकाला जाता है, नदी या नाले में छोड़ दिया जाता है, वाटरशेड कहलाता है। वाटरशेड के लिए एक एरिया डिसाइड होता है, उसी एरिया के अंदर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है और वाटरशेड एक इकाई बनाई जाती है, उस इकाई के लिए क्षेत्रफल निर्धारित होते हैं। अगर मैक्रो वाटरशेड हैं, वृत्त जल प्रबंधन इकाई है, तो उसका एरिया 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। सब वाटरशेड होते हैं वो 10,000 से 50,000 तक होते हैं। मिली वाटरशेड होते हैं वो 1000 से 10,000 हेक्टेयर के होते हैं, और माइक्रो वाटरशेड होते हैं वो 100 से 1000 हेक्टेयर के होते हैं। उसके बाद में मिनी वाटरशेड होते हैं वो 1 से 100 हेक्टेयर के होते हैं। फॉर इजी मैनेजमेंट यानी अच्छे प्रबंधन के लिए जनरली अपने सामान्यतः 500 हेक्टेयर वाला जो वाटरशेड है वो यूज करते हैं। तो 500 हेक्टेयर का माइक्रो वाटरशेड के अंदर आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा अपनाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर माइक्रो वाटरशेड है वो अपनाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स अपने बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की, सिंचाई परियोजना की। तो देखिए, सिंचाई परियोजना में एक सिंचाई परियोजना को निर्धारित किया जाता है कि इतने एरिया में ये सिंचाई परियोजना है, तो इसका बजट निर्धारित करते हैं अपने। तो देखिए, मेजर जो सिंचाई परियोजना होती है वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा वाला क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में अगर मीडियम की, मध्यम की बात करें, मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल होता है, और माइनर की बात करें तो 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, निम्न पूछा जाता है, निम्न में से मध्यम सिंचाई परियोजना का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कितना होता है 2000 से 10,000 हेक्टेयर होता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें, एक होती है फसल सघनता। जैसे आप बात करते हैं अपने बार बार कि फसल सघनता भारत की इतनी है, राजस्थान की इतनी है, उसी फसल सघनता की अगर अपनी बात करें तो किस प्रकार से निकाली जाती है। देखिए, कुल बोया गया क्षेत्रफल बटे शुद्ध क्षेत्रफल। इसमें अगर अपने उदाहरण देखें तो उदाहरण के रूप में यदि एक फार्म 20 एकड़ का है और 15 एकड़ भूमि रबी में, 15 एकड़ भूमि है वो खरीफ में बोई जाती है और 20 एकड़ जायद की ऋतु में फसल उगाते हैं, तो उस फार्म की फसल सघनता क्या होगी। तो इसे अपने निकाल सकते हैं। हमने कुल कितना क्षेत्रफल बोया था, 15 + 15 + 20, और कुल अपना शुद्ध क्षेत्रफल है वो 20 होता है। इसको निकालने पर अपने को 250 प्राप्त हुई। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 250 प्राप्त हुई। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में आता है फसल चक्र सघनता। फसल चक्र सघनता यानी फसल एक खेत में, किसी भी खेत के अंदर अपने कितनी मात्रा में फसल बो रहे हैं, फसल चक्र सघनता होती है। फसल चक्र सघनता अगर 200 से कम है तो उसे गहन सस्यन के अंदर माना जाता है। अगर 200 से ज़्यादा है तो उसे विरल सस्यन के अंदर माना जाता है। गहन सस्यन का मतलब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से अपने को कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है। प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना ही गहन सस्यन है। फसल चक्र में फसलों की संख्या बटा फसल चक्र के वर्ष, इस सूत्र के द्वारा आप फसल चक्र सघनता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए मक्का, आलू, प्याज, इसमें फसलों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। मक्का खरीफ में बोया जाता है, आलू रबी में बोया जाता है और प्याज थोड़े दिनों की फसल होती है। एक वर्ष में ये फसल चक्र कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए इसकी सघनता 300% होती है। उसके बाद में अगर अपने मक्का और गन्ना की बात करें तो मक्का और गन्ना के अंदर अपने 2 फसलें होती है, 2 वर्ष का समय लग जाता है इनके अंदर।
और फसल चक्र सघनता है वो 100 आ जाती है। उसके बाद में मक्का, गन्ना या पेडी की अगर अपनी बात करें तो इनमें फसलें होती है वो 3 फसलें ले ली जाती है। 3 फसलों के बाद में इसमें जो वर्ष लगते हैं वो 2 वर्ष का समय लगता है मक्का, गन्ना और पेडी के अंदर। तो इस प्रकार इसकी फसल चक्र सघनता है वो 150% आ जाती है। उसके बाद में अगर अपने बात करें ज्वार, अरहर, ज्वार प्लस अरहर या प्रति, और उसके बाद में गेहूं बो देते हैं अपने। तो देखिए अगर जहाँ पर प्लस का निशान आ गया वहाँ पर हमेशा ही इसको एक माना जाएगा। जहाँ पर इंटरक्रॉपिंग हो गई, प्लस का निशान हो जाता है, वहाँ पर अंतरासस्यन होता है और अंतरासस्यन में एक फसल ही गिनी जाएगी। यानी हमने ज्वार और अरहर खरीफ ऋतु में बोकर फिर जमीन को परती छोड़ दिया और फिर उसको अंदर रबी के अंदर गेहूं बोया, तो अपनी फसलें हो गई 2, समय अपने को लगा 2 साल। इसी प्रकार से अपनी फसल चक्र सघनता है वो 100 आ गई। यहाँ पर थोड़ी सी इसको आप देख लीजिएगा, मक्का और गन्ना में वर्ष लगता है वो 1 लगता है, इसी प्रकार इसकी जो फसल चक्र सघनता है वो 200 आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देख लीजिएगा आप। उसके बाद में देखिए जुताई का वर्गीकरण आता है। देखिए जब अपने प्राइमरी टिलेज करते हैं तो प्राइमरी टिलेज में एक निश्चित बहुत अधिक गहराई तक जुताई करते हैं प्राइमरी टिलेज के अंदर। तो उस टिलेज की जो जुताई की गहराई होती है उसको सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर 1985 में स्थापित हुआ था। इन्होंने गहराई की अपने बुआई की गहराई निर्धारित की थी। तो उथली गहराई होती है उसमें 5 से 6 सेंटीमीटर रखी जाती है। मध्यम जो गहराई होती है, मध्यम प्रकार की जुताई होती है उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर, और गहरी जो जुताई होती है उसमें 25 से 30 सेंटीमीटर, यानी 5, 6, 15, 20, 25, 30, 5, 6, 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर की गहराई क्रीड़ा के अनुसार अपने इतनी रखते हैं। उसके बाद में अगर अपनी बात करें तो देखिए मृदा में कुछ एक चीज़ों का परिवहन होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। जैसे अगर मिट्टी स्थानांतरित हो तो अपने बलुई मिट्टी को अलग कहते हैं। एक तो होता है मृदा का क्षरण, एक होता है मृदा का स्थानांतरण। तो अब मृदा के अंदर हवा बहती है तो वो किसके नियम के अनुसार बहती है? तो ये नियम होता है फिक के नियम के अनुसार मृदा में हवा का परिवहन होता है। अगर ताप की बात करें तो ताप फोरियर के नियमानुसार बहता है। अगर जल की बात करें तो जल डार्सी के नियमानुसार बहता है। अगर मृदा कणाकार की बात करें तो मृदा कणाकार स्टोक के नियमानुसार निर्धारित किया जाता है। वैसे मृदा जो घनत्व होता है वो पिक्नोमीटर या आरडी बोतल के द्वारा अपने नापते हैं। उसके बाद में कुछ एक बायो फर्टिलाइजर का ये टॉपिक दिया गया है। यहाँ पर उर्वरक का मैंने पहले डाल दिया था, इसी वीडियो के लिंक पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। बायो फर्टिलाइजर देखिए इसमें से क्वेश्चन इसके वर्गीकरण में से ही पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। तो देखिए बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, एक फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग एंड मोबिलाइजिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरीके से होता है, एक तो सहजीवन तरीके से होता है और एक असहजीवन यानी सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक 2 तरीके से होता है। सहजीवन के रूप में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम की बात करें अपने तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है इसमें जीन कौन सा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? तो बात जीन की करें तो निफ जीन। अगर अपने यहाँ पर एंजाइम की बात करें तो नाइट्रेट रिडक्टेज। अगर यहाँ पर तत्वों की बात करें तो मोलिब्डेनम बहुत ही जरूरी होता है राइजोबियम के लिए। उसके बाद में असहजीवन के रूप में 2 प्रकार के जीव होते हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय में एक आता है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम पूर्ण रूप से असहजीवी नहीं होता, यह आंशिक असहजीवी होता है। आंशिक रूप से इसमें सहजीवन पाया जाता है। एजोस्पाइरिलम ज्वार व बाजरा के अंदर होता है। उसके बाद में एजोटोबैक्टर की बात करें तो सब्जियों में यूज किया जाता है, गेहूं, धान और गन्ना के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नीलहरित सेवाल, बीजे और एजोला। एजोला होती है, बीजे तो सेवाल होती है, एजोला होती है वह फरन होती है एक प्रकार की, और उसका एजोला पिनाटा नामक स्पीसीज से सहजीवन संबंध पाया जाता है।
उसके बाद में अगर अपने बात करें एवाईवीए की, तो एवाईवीए में एक ही क्लोस्ट्रीडियम होता है। अब अगर अपने फास्फोर सोल्युबलाइजिंग एंड मोबिलाइजिंग बैक्टीरियाज की बात करें तो कवक एस्परजिलस जीवाणु होता है वो बेसिलस होता है। एक होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा होता है वेस्कुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा, जो किसे कहते हैं माइकोराइजा, कवक और जड़ का जो उच्चतर पौधे होते हैं, हायर प्लांट होते हैं, उनके जड़ों के साथ सहजीवन संबंध पाया जाता है, उसे माइकोराइजा कहा जाता है। आगे अपने बात करें तो आगे वाला टॉपिक रहता है आपकी सिंचाई की विधियों का, जिसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। सिंचाई विधि में पहले फुहारा विधि होती है, फिर बूंद बूंद विधि होती है। फुहारा विधि होती है उसमें जल बचत 25 से 50% होती है। फुहारा विधि का मुख्य यंत्र जो अपने इस फुहारा विधि का कंपोनेंट होता है वो नोजल होता है। बूंद बूंद विधि का इमीटर होता है। इस विधि को अन्य परंपरागत विधि की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 25 से 50% जल की बचत हो जाती है, 40 से 60% तक श्रम की बचत हो जाती है। इसमें दाब 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है और इससे 1000 लीटर पानी प्रति घंटा प्रस्राव किया जाता है, इमिशन कर देता है। और इसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, वो 80% तक होती है। ये आप याद कर लीजिएगा। बूंद बूंद विधि में जल बचत 50 से 70% होती है। श्रम बचत की बात करें तो 60 से 80% होती है और दाब इसमें 2.5 किलोग्राम रखा जाता है। 2.5 किलोग्राम इसके अंदर दाब है वो रखा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद में यह जो एक इमीटर है वो 1 से 4 लीटर प्रति घंटा की दर से पानी को निकाल देती है। इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी 95% तक होती है। ये फसलों के अंदर 60% तक उपज में वृद्धि कर देती है और 30 से 60% तक अपने को उर्वरक बचत भी कर देती है। बूंद बूंद विधि में फर्टिगेशन व हर्बिगेशन अत्यधिक लाभदायक होता है। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी व हर्बिसाइड यूज एफिशिएंसी ये बढ़ा देता है। जब सिंचाई जल के साथ अपने फर्टिलाइजर दे देते हैं तो उसे फर्टिगेशन कहते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें आगे तो यहाँ पर मैं एक टेबल है, ये मैंने सीधे जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक 2016-17 के हैं वहाँ से उठाई है। इस स्टैटिस्टिक में आप इसको एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको फिक्स चीज़ बताऊंगा, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब पिछली बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि बीकानेर जो ज़िला है, बीकानेर क्षेत्र की जो भूमियाँ हैं या राजस्थान की जो पश्चिम क्षेत्र की भूमियाँ हैं, उनमें ऑर्गेनिक मैटर की कितनी % पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर इनमें लो होता है। यहाँ पर अपने बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर से संबंधित इसमें एक ही डाटा दिया गया है कि हनुमानगढ़ की जो मृदाएं होती हैं उनमें वेरी लो पाया जाता है, वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद में इसमें 2 चीज़ें दी गई है, एक तो सेलाइन सोइल के बारे में दिया गया है, सेलाइन सोइल, और दूसरा सोडिक और एल्कली सोइल दिया गया है, यानी लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा बताई गई है कि कौन से के अंदर ज़्यादा है प्रॉब्लमेटिक सोइल्स। तो देखिए पहले क्या होता था, पहले इनके अंदर पाली के अंदर सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टियाँ पाई जाती थी, परंतु इस डाटा के अनुसार यह 2016-17 का आप लगा कर देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने जारी किया है इसको। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो जयपुर की मृदाएं हैं, जयपुर की जो मृदा हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा, जयपुर की जो मृदाएं हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये चीज़ आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सोइल्स हैं वो कहाँ की है, जयपुर की हैं। इसको आप अच्छे से रीडिंग मार लीजिएगा, एक बार इनमें तुलना कर लीजिएगा इस डाटा को, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से लवणीय मृदाएं सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले के अंदर पाई जाती है। तो कौन से ज़िले के अंदर होती है, यह सबसे ज़्यादा लवणीय मृदाएं जयपुर ज़िले के अंदर होती है। और क्षारीय मिट्टियाँ भी जयपुर ज़िले के अंदर पाई जाती हैं, यानी
प्रॉब्लमेटिक सॉइल या समस्याग्रस्त मृदाओं का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो जयपुर में पाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी आप इस जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा PDF, इसका आप अच्छे से रीडिंग मार लीजिएगा। आगे अपने बात करें तो कुछ एक राजस्थान के बारे में स्केनरियो है और इंडिया का और राजस्थान का दोनों का तुलनात्मक रूप से यहाँ पर बताया गया है। जियोग्राफिकल एरिया है वो 10.40% शेयर करता है। उसके बाद में पॉपुलेशन के रूप में ये 5.66%। उसके बाद में आपके जो वर्कर्स हैं इनके बारे में आप डाटा के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्कर्स के रूप में जो एग्रीकल्चर जो लेबर्स हैं, कृषि जो मजदूर के रूप में इंडिया के अंदर 14.43% पाया जाता है, परंतु राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर जो लेबर है को टोटल पॉपुलेशन की वो 0.49% ही पाई जाती है और राजस्थान 3.42% का शेयर करता है। उसके बाद में इनके बारे में फीमेल मेल एग्रीकल्चर लेबर्स, ये आप थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा इनका। उसके बाद में आगे वाला अगर अपने देखें तो टॉपिक रहता है किसानों की वर्गीकरण होता है। मार्जिनल लेस देन 1 हेक्टेयर, सीमांत किसान उन किसानों को कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। स्मॉल किसान 1 से 2 हेक्टेयर वाले, सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर वाले और मीडियम किसान है वो 4 से 10 हेक्टेयर वाले। उसके बाद में जो वृहद किसान होते हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि होती है या इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ एक फसलों को शामिल किया और उन फसलों के बारे में राजस्थान की इंडिया में स्थिति बताई। तो देखिए, क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता के आधार पर गेहूं में क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का चौथा स्थान है, उत्पादन में 5वां स्थान है और उत्पादकता में 3रा स्थान है। बाजरा में देखें तो बाजरा में क्षेत्रफल में पहला स्थान है, उत्पादन में पहला स्थान है, परंतु उत्पादकता में 7वां स्थान रहता है। उसके बाद में अगर अपने मक्का की बात करें तो मक्का में क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां स्थान रहता है, उत्पादन में 7वां स्थान रहता है और उत्पादकता में इसका 11वां स्थान रहता है। उसके बाद में चना में देखें तो चना में 3रा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से 2रा स्थान है और उत्पादकता की दृष्टि से 9वां स्थान है। उसके बाद में कुल दलहन में 2रा स्थान है, कुल तिलहन में भी 2रा स्थान है। सरसों में देखें तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान रहता है, परंतु उत्पादकता में चौथा स्थान रहता है। मूंगफली में देखें तो मूंगफली में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रहता है, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 2रा स्थान रहता है और मूंगफली की उत्पादकता में भी 2रा स्थान रहता है। सोयाबीन की दृष्टि से देखें तो सोयाबीन का 3रा स्थान होता है, क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तीनों में 3रा स्थान रहता है। कपास में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, उत्पादन में भी 7वां स्थान है और उत्पादकता में इसका 5वां स्थान रहता है। उसके बाद में ग्वार में क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान रहता है। ये डाटा मैंने आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट ए ग्लांस, उसके साथ में भी मैं ये जो डाटा जहाँ से लिया गया है उसका PDF भी डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। ऑथेंटिक डाटा है। बार बार ये क्वेश्चन मत कीजिएगा सर उसमें वेरिएशन आ रहा है, इसमें वेरिएशन आ रहा है। ये डाटा 2016-17 का है और वही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि बाद में एडवांस एस्टीमेट आए हुए हैं उनके बारे में नहीं पूछा जाता। आगे देखिए अपने कुछ एक फसलें, मतलब जितनी भी फसलें हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जितनी भी फसलें होती हैं उन फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के बारे में बताया है। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, न्यू डाटा है, ये सही माना जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर इनके बारे में पूछा जाएगा तो आप इनको चूज कर सकते हैं। मैन क्रॉप्स का मैं बता देता हूं, बाकी आप पढ़ लेना। धान में क्षेत्रफल बूंदी का है, उत्पादन बूंदी का है, उत्पादकता हनुमानगढ़ की है। उसके बाद में अगर अपने देखें मक्का में, तो मक्का में क्षेत्रफल भीलवाड़ा का है, उत्पादन भीलवाड़ा का है, उत्पादकता है वो बूंदी की रहती है। उसके बाद में चना का देखें तो चना का क्षेत्रफल बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर तीनों स्थानों में, तीनों के जो स्थान है वो बीकानेर ने ग्रहण किए। मूंगफली में देखें तो बीकानेर, चना और मूंगफली दोनों के अंदर बीकानेर है। तीनों क्षेत्रों के अंदर सोयाबीन में 12 हैं। उसके बाद में अगर अपने देखें बिट्टी कपास तो गंगानगर, कपास का देखें तो हनुमानगढ़ और उत्पादकता है वो जोधपुर की मानी जाती है सबसे ज़्यादा। गन्ना के देखें तो गंगानगर के अंदर क्षेत्रफल और गंगानगर के ही अंदर उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्पादकता का यहाँ पर दिया नहीं गया है। उसके बाद में बहुत सारी क्रॉप्स हैं
और सब्जियां हैं, सारी की सारी जो भी आपके सिलेबस में लगता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको रीडिंग मार लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। आगे अपने देखते हैं कुछ एक राजस्थान सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उनके आधार पर राजस्थान क्या क्या प्रयास कर रहा है, इनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश में दिया गया है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी के अंदर आप याद रखिएगा। पहली है कि जब फार्म इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में उपकरण काम में लिए जाते हैं, उन उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है। तो उन उपकरणों पर सब्सिडी देने के लिए एक योजना चलाई गई। उस योजना के अंदर राजस्थान सरकार 40 से 50% सब्सिडी देती है। कृषि यंत्रों पर 40 से 50% सब्सिडी दी जाती है। और उसके बाद में यह सब्सिडी एक किसान 3 साल तक अपने किसी भी इम्प्लीमेंट पर ले सकता है। जैसे सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल के अंदर, प्लाऊ के अंदर, थ्रेसर के अंदर इन सब्सिडी का 3 साल तक फायदा उठा सकता है। ठीक, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3 क्रॉप अपने इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए इम्प्लीमेशन फॉर प्रमोटिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के लिए राजस्थान सरकार क्या क्या प्रयास करती है। जैविक खेती के लिए राजस्थान, देखिए यह योजना है वो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत चलाई जाती है। और इस योजना के अंदर किसी भी किसान के पास उसकी स्वयं के नामित ज़मीन होनी चाहिए, और ज़मीन होती है वो 0.4 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक उसके पास ज़मीन होनी चाहिए। इस प्रकार से 50 एकड़ का एक क्लस्टर तैयार किया जाता है, या 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर तैयार करते हैं। इस क्लस्टर के अंदर इनको 3 वर्षों तक अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए विभिन्न सब्सिडी और विभिन्न प्रकार के बीज, खाद, उर्वरक वगैरह प्राप्त इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद में एक प्रोग्राम जिप्सम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसमें जो अपनी क्षारीय मृदाएं होती है उनके अंदर सुधार करने के लिए जिप्सम छिड़का जाता है, जिप्सम किसानों को दिया जाता है। इस जिप्सम को जो अपनी क्रॉप्स होती हैं, ऑयल सीड, पल्सेज एंड व्हीट क्रॉप, इनमें 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर छिड़कने की अनुशंसा की जाती है। इसमें सब्सिडी 50% सब्सिडी दी जाती है। किसी भी रेट पर अगर अपने मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग रेट है। 2 हेक्टेयर के लिए जिप्सम का एरिया निर्धारित किया जाता है, और 2 हेक्टेयर में जितना जिप्सम 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर डालते हैं, यानी 500 किलोग्राम पर लागत का 50% सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करती है, याद रखिएगा, जिप्सम डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद में अगर अपने बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिप्सम डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का हो गया। उसके बाद में पौध संरक्षण उपकरण प्रदान किए जाते हैं। देखिए पौध संरक्षण उपकरण यानी जैसे स्प्रेयर हो गया, या अपने सीड ड्रेसिंग ड्रम हो गया, इनके ऊपर क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। तो देखिए पहला मानव चालित होते हैं, जैसे नैपसेक, फूड स्प्रेयर, डस्टर आदि को, इनका कीमत का 40 से 50% या अधिकतम 600 से 800 रुपये प्रति उपकरण लाभ दिया जाता है। उसके बाद में अगर अपने देखें पावर चालित में नैपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से कम क्षमता वाले, यानी इनके बैटरी वाले जो ढोलकी आती है उनका अनुदान मिलता है। उन पर कीमत का 50 से 60% या अधिकतम 3000 से 3800 रुपये प्रति उपकरण इनको दिए जाती है। उसके बाद में पावर चालित नैपसेक स्प्रे, जो पावर स्प्रेयर होते हैं 16 लीटर से अधिक क्षमता वाले, इनको कीमत का 40 से 50% या अधिकतम 8000 से 10000 रुपये प्रति उपकरण इनको प्रोवाइड करवाया जाता है सरकार के द्वारा। उसके बाद में ट्रैक्टेड माउंटेड होते हैं, यानी ट्रैक्टर चालित जो अपने ड्रम होते हैं उनका स्प्रेयर होते हैं, उनकी कीमत का 50% वहन किया जाता है या अधिकतम 10000 रुपये प्रति उपकरण दिया जाता है। उसके बाद में सीड ड्रेसिंग ड्रम होते हैं। सीड ड्रेसिंग ड्रम में कीमत का 50% या अधिकतम 20 किलोग्राम वाले पर 1750 रुपये और 2000 रुपये की 40 किलोग्राम पर 2000 रुपये की अपने को अनुदान के रूप में दिया जाता है। उसके बाद में देखिए कुछ एक अपने जितने भी इंसेक्टिसाइड वगैरह होते हैं जिनको इनपुट्स बोलते हैं, इनपुट को जैसे रसायन हो गया, बायो एजेंट हो गया, फेरोमोन ट्रैप हो गया आदि के लिए अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान 50% या लागत का 500 रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी
कम हो दे होता है। ठीक है, यानी पौध संरक्षण आदान का मतलब कि कीटों वगैरह से सुरक्षा करने के लिए जितने भी रसायन आते हैं, जैसे स्प्रे आती है, तो स्प्रे के अंदर इनको लागत का 50% या 500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो प्रतिकूल मौसमों के कारण कृषि के अंदर नुकसान होता है, उस नुकसान से बचाने के लिए किसानों को बीमा किया जाता है फसल का। यह योजना सीजनल बेस्ड अपने को प्रीमियम पे करना होता है, न कि बोटनी बेस्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से तिलहनी फसलों के लिए, दलहनी फसलों की या अनाज वाली फसलों के लिए कितना प्रीमियम दे होता है, तो आपका जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह सीजनल बेस्ड है। यानी खरीफ, रबी और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है या कमर्शियल क्रॉप होती है, उनके बारे में ही अपने अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखिए, अगर फार्मर 2% पे कर रहा है तो वो खरीफ में पे कर रहा है, क्योंकि इसमें मानसून वगैरह का खतरा रहता है। उसके बाद में 1.5% रबी के अंदर और 5% होते हैं वो हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल व्यावसायिक फसलों के अंदर अपने को प्रीमियम भरना पड़ता है। उसके बाद में अगर अपने देखें फार्म पॉन्ड या खेत तलाई के अंदर अपने को 52,500 रुपये दे होता है, या 50% पूर्ण लागत का अपने को प्रीमियम या सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। उसके बाद में डिग्गी बनाने के लिए अपने 50% कुल लागत का 50% अनुदान देता है, या 350 रुपये अपने को प्रति क्यूबिक मीटर पर अपने पक्की डिग्गी बनाने के लिए दिए जाते हैं। जितने भी अपने क्यूबिक मीटर की डिग्गी बनाते हैं उस पर 350 रुपये जो क्यूबिक मीटर होते हैं उस पर मिलता है, या आपने कह सकते हैं 2 लाख रुपए या 2 से कम इन पर अपने को सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं। आगे अपने देखें तो वाटर टैंक होता है। वाटर टैंक बनाने के लिए, जिसे जल हौज कहते हैं, जल हौज बनाने के लिए अपने को 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता है वो दी जाती है। उसके बाद में इरिगेशन पाइपलाइन है। यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेस के आधार पर चलाई गई है, और इसमें अपने को 15,000 रुपये या कुल लागत का 50% अपने को दिया जाता है। उसके बाद में दूसरी रहती है स्प्रिंकलर या फुहारा पद्धति या मोबाइल रेनगन का प्रयोग अगर अपने कर रहे हैं, तो यह योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के ऊपर अपने संचालित की जाती है। इसके अंदर सब्सिडी होती है, वो इंडिविजुअल बेनिफिशियल प्रोग्राम होता है, तो ये आपके काम की बात नहीं है, इससे इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद में सीड का मिनी किट्स होते हैं, जो सीड मिनी किट्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सीड मिनी किट्स के अंदर 10% अपने को वहन होता है, टोटल कॉस्ट का 10% ही आपको देना पड़ता है, ये याद रखिएगा। मिनी किट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट प्लान है, और किसके अंदर, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के अंदर तथा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दोनों के अंदर एक स्टेट प्लान निर्धारित किया गया है सीड मिनी किट्स का। इसमें 10% कुल लागत का 10% ही अपने को वहन करना होता है फार्मर को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और इन डाटाज का, इन जो भी आपको टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर मिसलेनियस रूप से प्रस्तुत किया आपके पास। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।